और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उस सवाल पर आपका पहला जो ऑब्जर्वेशन है, नोटबंदी से कुछ हासिल हुआ? नोटबंदी से कुछ हासिल होना था आपको? ये उम्मीद थी, जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी? मोदी जी ने कहा है काला धन चला जाएगा, मुझे भी लगता था नोटबंदी के समय या उससे पहले कि अगर बड़े नोटों को अचानक एक रात बंद कर दिया जाए, तो बहुत सारा काला धन डूब सकता है। लेकिन नोटबंदी खत्म होते-होते, यानी नोटबंदी का प्रोसेस खत्म होते-होते बात साफ हो गई थी कि वो काला धन कहीं डूब नहीं रहा है, क्योंकि जितना पैसा बताया गया था सर्कुलेशन में है, उससे ज़्यादा पैसा रिज़र्व बैंक के पास आ गया था। हालत ये थी कि एक दिन रिज़र्व बैंक ने बताना बंद कर दिया कि अब कितना पैसा आ रहा है। पहले रोज़ बताया गया, फिर हफ्ते में बताया गया और उसके बाद एकदम जैसे ज़ुबान पे ताला लग गया। जिस तरह से आज प्रतिष्ठान, सत्ता प्रतिष्ठान और उनके सहयोगियों के समर्थकों की मुँह पे ताला लगा हुआ है। कोई नहीं बता रहा है कि नोटबंदी से क्या मिला। जी। आलोक जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे बुलाने के लिए। और हाँ, देखिए, मैं कभी भी ये नोटबंदी का फैन नहीं था, कभी भी। जब हुआ था तब भी मैंने ये राय व्यक्त की थी कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ेंगी। और वो बड़ी है बेसिकली हमारे देश का जो अनौपचारिक जो सेक्टर है, इन इन इनफॉर्मल सेक्टर जो है, उसके लिए बड़ी थी, क्योंकि वो कैश का इस्तेमाल करती थी सारे इन ट्रांजैक्शंस के लिए, लेन देन के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, इत्यादि इत्यादि। उनके ऊपर ये भारी झटका था, और ये मैंने तब भी कहा था, उस समय भी, कि ये उनके ऊपर झटका पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, और कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या है पैसा? क्या होता है पैसा? होता है ये एक आर्थिक व्यवस्था का जो ये है, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं उसका जो रक्त चालन का जो सिस्टम है, वो है पैसा। तो अगर कोई एक आपका आर्थिक क्षेत्र है जो काफी उसके ऊपर निर्भर है, तो आप अगर 86% नोट, स्पेसिफाइड बैंक नोट सडनली आउट ऑफ सर्कुलेशन पुल करना चाहेंगे, मतलब बोलेंगे कि ये खारिज हो गए हैं, तब उसका ऑब्वियसली असर पड़ेगा उनके ऊपर, जो उसका इस्तेमाल करते हैं लेन देन करने के लिए। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनके ऊपर बहुत कम उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे में ही ट्रांजैक्शंस वैसे ही करते थे, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते थे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चेक बेस्ड ट्रांसफर्स, उनका 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 मेथड ऑफ वर्किंग ही डिफरेंट था फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अनौपचारिक क्षेत्र में। तो उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। लेकिन उनके ऊपर असर पड़ना तो हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए झटका हो जाएगा, क्योंकि 50% इकोनॉमी उस समय इनफॉर्मल सेक्टर में थी, और 70 से 80% लोग उस इनफॉर्मल सेक्टर के में एम्प्लॉयड थे, रोजगारी वहां थी ज्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ा, उसका वहां पे असर पड़ा। और जैसे जो अलग चीजें थे जिनके लिए जो पहले बताए गए थे कि इनका फायदा होगा डिमोनिटाइजेशन का या नोटबंदी का, उनके ऊपर उतना कुछ फायदा दिखा नहीं गया। जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे दहशतगर्दी क्या इस देश में कम गया बिकॉज ऑफ डिमोनिटाइजेशन? ये ठीक है, ये अभी भी कोई इसके ऊपर एक स्टडी हो सकते हैं, और ज्यादा शायद माउस के ऊपर थोड़ा असर पड़ा हो सकता है इसका। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य भारत में। लेकिन कश्मीर और ऐसे जगहों पे इसका क्या असर पड़ा, ये इसके वजह से हुआ है, या आर्मी के ऑपरेशंस की वजह से हुआ है, या चेंज ऑफ पॉलिसी की वजह से हुआ है, ये अलग चीज है। अच्छा, दूसरी जो चीज थी फेक इंडियन करेंसी नोट्स की, ये जो जो फर्जी नोट जो हमारे पड़ोसी या पड़ोसी देशों से आते रहते हैं। तो पहले तो सीजर्स घट गए ऐसे नोट्स के, वो तो होना ही था, क्योंकि लोगों को वक्त चाहिए था नए नोट छापने के लिए। लेकिन एक बार उन्होंने हमारे जो नए नोट्स हम लोग फिर से इशू किया आरबीआई ने, वो उसको जब छापना शुरू कर दिया, फिर से बढ़ गए। तो उसके ऊपर भी कुछ वैसा असर नहीं दिखा। और अब रह गई बात भ्रष्टाचार की। ठीक है, कोई भी ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया का भ्रष्टाचार का जो स्टैंडिंग है वो उतना कुछ बदला नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में ये लोग खुद ब खुद तय कर ले कि भ्रष्टाचार घटा है कि नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार तो सिर्फ एक जगह नहीं है ना, कि सबसे उच्च स्तर पे या सबसे निम्न स्तर पे। हमारे देश का ये एक बहुत ही रवैया ही है कि बहुत जगह रिश्वत और सिफारिश चलती है, और वो एक नोटबंदी से नहीं खत्म हो सकती थी, या उसके ऊपर ज्यादा असर भी नहीं पड़ सकता था, क्योंकि लोगों को कुछ दिन पड़ा होगा। जैसे आप बता रहे थे कि 1000 के नोट जब लोगों के पास नहीं मिल रहे थे, कुछ दिन पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही नए नोट आना शुरू किए, और फिर तो एक दुगने वैल्यू का नोट आ गया ना, 2000 रुपए का। हाँ, जी। तो
तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, अब जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, उसके ऊपर ये डेफिनेटली एक झटका बन गया, इस कारणवश कि 50% आपका अनौपचारिक सेक्टर था और वो कैश, वो नकद पैसों के ऊपर निर्भर था, लेन देन खरीद फरोख्त के लिए। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर उसका असर पड़ा। और क्या होता है, पहले बात ये हुई थी कि अरे ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये टैक्स नहीं देते हैं, ये कंप्लायंस नहीं करते हैं, मतलब वेरियस जो रेगुलेशंस है उनको मानते नहीं है। पूरी सही बात है, बहुत सारे ही नहीं मानते थे, लेकिन उनके वजह से रोजगार भी तो होता था ना। क्योंकि क्या था कि वो चीन और पश्चिमी एशिया के कंपनियों के साथ वो कंपीट कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं करते थे, बहुत वो अनौपचारिक थे, उसी वजह से वो कंपीट कर पाते थे, क्योंकि वो इधर टैक्स नहीं देते थे, वो रेगुलेशन नहीं करते थे, लेकिन उनके वजह से रोजगार था। अब उनके ऊपर झटका पड़ गया इसका, तो ऑब्वियसली रोजगार के ऊपर भी झटका पड़ा। और बिगेस्ट चीज जो हुआ कि जो औपचारिक क्षेत्रों में है, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, ये है जो बोलते थे अरे ये जो ढक्कन कारखाना है ये मुदी के दुकान की तरह चलती है, ठीक है, इनके ऊपर कोई नियम कानून लागू करो, वो तो ठीक था, लेकिन उनसे भी हमारे, क्योंकि उनके साथ रोजगार का एक बड़ा लिंक था, पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर उनका एक डिमांड का एक कंपोनेंट था ना, वो डिमांड देते थे। तो पहले क्या हुआ, औपचारिक क्षेत्र आगे बढ़ा अनौपचारिक क्षेत्र के कॉस्ट पे, अनौपचारिक क्षेत्र जहां से पीछे हट गया वहां पे औपचारिक क्षेत्र आ गया, लेकिन ओवरऑल डिमांड पे भी तो असर पड़ा ना, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार हो गए, इतनी कंपनियां और चला नहीं पाए, इत्यादि इत्यादि। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो डिमांड है उसके ऊपर भी असर पड़ा। हाँ, तो औपचारिक क्षेत्र जो सोच रही थी कि उसे फायदा होगा, वो भी धीरे धीरे घटता गया। और बाय 2018 2019 आप उसका असर देख सकते हैं, इकोनॉमी स्लो कर गया था काफी। ऑफ कोर्स उसके अलग कारण भी थे, लेकिन ये भी एक कारण था। जी, ये जो बात आप कह रहे हैं इस पे मैंने अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी, कुछ लोगों के कमेंट पढ़े, उसके बाद मैंने वर्ल्ड बैंक का डेटा देखा सीधे। मैंने कहा इधर उधर देखने से अच्छा है वर्ल्ड बैंक भारत की जीडीपी का डेटा दे रहा है, जब हम उस पर नजर डालते हैं तो 2016 का जो आंकड़ा है वहां, 2016 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% था, यानी जो पिछले दशक का हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। उसके बाद लेकिन 2016 के बाद 2017 में ये पहुंच जाता है 6.8 पर, वहां से 6.5 18 में, और 2019 में 3.7। उसके बाद का आंकड़ा मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं कि 2020 का जो आंकड़ा है वो कोरोना के बाद का आंकड़ा है, लेकिन कोरोना के पहले ही हम 8% से 3.7% पे पहुंच चुके थे। इतनी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार गिर चुकी थी, जबकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है। जो जीडीपी का आंकड़ा होता है, इसके बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है। इसमें उन लोगों का जिक्र नहीं है कहीं इस फसाने में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको दरअसल नोटबंदी की सबसे गहरी चोट लगी है। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सड़क पे पटरी पे काम करने वाले लोग। तो ये, क्या आपको लगता है जब यहां हमको ये झटका दिख रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कितनी बड़ी चोट लगी होगी, कितना बड़ा झटका लगा होगा? और आज हम 6 साल बाद छठी बरसी पे नोटबंदी की भी अगर कहें तो क्या ये कह सकते हैं कि आज भी वो इस सदमे से, झटके से उभरे नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ, जैसे आप बता रहे थे जीडीपी का जब आकलन करते हैं ना, तो ये अनुमान लगाया जाता है, ये एजम्पशन है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ही रेट पे ग्रो कर रहे हैं। जैसे आपने बताया ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेसिस पे ये किया जाता है, बट जब एक तरफा जब एक झटका आता है जिसका ज्यादा असर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हो, तब आप वही एजम्पशन पे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बाद में आंकड़े लगाए गए हैं, अनुमान हुए हैं, वेरियस लोगों का मानना था कि 1% जीडीपी पे तो डेफिनेटली इफेक्ट किया था, ग्रोथ नहीं, 1% ओवरऑल जीडीपी को खा गया था डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, मैं ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूं उस समय। और वेरियस आंकड़ों के मुझे अनुसार, सही याद है कि नहीं सौरभ, लेकिन शायद आप करेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1.5% जीडीपी चली जाएगी। हाँ, उनका वैसे ही वो 1 से 1.5% के भी कुछ आंकड़े हैं अनुमान के। तो मान लीजिए कि असर तो हुआ है,
और डिस्प्रोपोर्शनेट असर हुआ है उनके ऊपर जिनके जो नीचे के तरफ है ना, जो नीचे के जो मध्यम वर्ग से ज्यादा जो गरीब थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ इसका। सो अब क्या हुआ कि मान लीजिए 15 लाख से 50 लाख नौकरियां इसके वजह से अफेक्टेड हुई थी। 15 लाख से 50 लाख, ये वेरियस मैं स्टडीज के ऊपर बोल रहा हूँ, जो बेसिक काफी सारे इसके ऊपर विश्लेषण हुआ है उस पे आधारित है ये 15 लाख से 50 लाख, तो उसका असर हुआ था। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ये डिमोनिटाइजेशन का ही शॉक इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा, उसके साथ जीएसटी भी निकला था कुछ दिन बाद, जो भी एक अनौपचारिक क्षेत्र के ऊपर एक झटका था। अच्छा, वो झटका लेकिन सबको पता था कि ये झटका पड़ेगा ही पड़ेगा अनौपचारिक क्षेत्र पे, वो मान के चले थे। लेकिन उसके पहले तो नोटबंदी की गई ना, तो झटका और बड़ा हो गया उनके लिए। तो इससे मैं बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल ही कोई आश्चर्य नहीं हुई कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर है वो क्रमशः घटता गया। ठीक है, जैसे कि 2016, 2017, 2018, 2019, तो क्योंकि जो मैक्सिमम जो इंपल्स होता है किसी भी मॉनिटरी शॉक का, नोटबंदी का, ठीक है, वो आपको उसी समय दिखने को मिलेगा। 2 से 3 क्वार्टर बाद उसका झटका दिखना शुरू हो जाएगा, फिर एक पीक आएगा झटके का। और तो इस बारे में मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था, और क्योंकि और भी झटका पड़ा था, क्योंकि 2018 में इंडियन रूपी को बचाने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाना पड़ा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तीनों सीरीज का जो एक नेगेटिव शॉक्स हुआ है इकोनॉमी पे, तो घट गया आपका जीडीपी ग्रोथ रेट। क्या होता है, आप जब भी ऐसा झटका देते हैं इकोनॉमी को, क्यों इकोनॉमी को झटका देना नहीं चाहिए, आप अर्थव्यवस्था को शॉक्स मत दीजिए। कोई भी मास्टर स्ट्रोक या गेम चेंजर या सिल्वर बुलेट होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है। इसमें किस चीज का क्या असर पड़ जाएगा वो देखने बाद में आपको पता चलेगा। आप वो जितना भी मॉडलिंग कर ले और जितना भी कर ले, उतना आसान चीज नहीं है। तो अब क्या होगा, आपने यहाँ क्या किया है, ये नोटबंदी ऐसे करके हो गया क्या कि इतने लोगों से जो डिमांड आ रहा था हमारी इकोनॉमी में, वो आना बंद हो गया, क्योंकि वो रोजगार हो गई या वो कंपनियां बंद हो गई। अब कंपनियां बंद हो गई तो सप्लाई साइड पे भी असर पड़ेगा ना, क्योंकि वही तो सप्लाई करते थे आउटपुट, उत्पादन तो वहीं से हो रहा है, उत्पादन भी घट गया। तो बोथ डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक लोअर लेवल इक्विलिब्रियम पे आ गए इसके वजह से। और मेन जो हो गया कि आपका अगर जीडीपी का ट्रैजेक्टरी ये था, जब भी कोई ऐसा शॉक आता है वो ऐसे गिरता है और वापस लेकिन उसी ट्रैजेक्टरी पे नहीं आता है। देखा गया है रिसर्च से कि वो एक लोअर ट्रैजेक्टरी पे चलना शुरू करता है। इसी वजह से आजकल वेस्ट में चाहे कुछ भी हो जाए वो डिप्रेशन में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं ना, क्योंकि मुद्रास्फीति कितनी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ब्याज दर उतना जल्दी बढ़ा नहीं रहे हैं उन लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है नोटबंदी में, यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है, जो सरकार है, उसी ने मॉनिटरी पॉलिसी किया है केंद्रीय बैंक के जगह। जो काम केंद्रीय बैंक करती है वो सरकार कर बैठी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।